नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव का मंत्रिमंडल पहला विस्तार हो चुका है और इस मंत्रिमंडल में उम्मीद बहुत सारे लोगों की थी, क्योंकि कई सारे लोग इंतजार में थे कि उन्हें मंत्री पद में अभी नहीं, यानी कि पहले मंत्रिमंडल में नहीं तो जो विस्तार होगा उसमें होगा। बहुत सारे लोगों के नाम, बहुत सारे लोगों के चेहरे हम चला रहे हैं और इन चेहरों के इर्द गिर्द वो कहानी भी बता रहे हैं जो अपना विधायकों का दर्द बयां कर रही है। आखिर मोहन यादव मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें सिर्फ एक विधायक को ही जगह क्यों मिली है? रामनिवास रावत को ही जगह क्यों मिली है? बाकी लोगों को जगह क्यों नहीं मिल पाई है? 4 बार के विधायक, 5 बार के विधायक, 6 बार के विधायक, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो इंतजार कर रहे थे मंत्रिमंडल में शामिल होने का, लेकिन जगह मिल नहीं पाई। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए सरमन नगेले वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले वो बयान सुनवाते हैं जो मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ है। सुनिए। रावत जी बरसों तक हमारे साथ रहे, हमारे अभिन्न मित्र भी रहे। पता नहीं किन परिस्थितियों में मैंने तो उनसे चर्चा भी की, पूछा भाई आप क्या तकलीफ है। बोले अब हमारा यहाँ तालमेल नहीं बैठ रहा है कुछ नेताओं से, और उन्होंने पार्टी छोड़ी है। अब चूंकि उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली, भारतीय जनता पार्टी में जिस पार्टी का हमेशा वे सांप्रदाय के आधार पर विरोध करते रहे, अब उसके गुणगान करेंगे। मैं इस पद पर बैठने के लिए उनको बधाई देता हूं कि कम से कम अपनी विचारधारा न बदले। उन्होंने रामनिवास रावत जी के खिलाफ मांग करी थी, दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है और आज ज्ञात हुआ कि रामनिवास रावत जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, शपथ ग्रहण करवाई गई है। तो ऐसी स्थिति में हमारा लगाया हुआ आरोप बिल्कुल प्रमाणित हो जाता है कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है और वो मंत्री बन चुके हैं। तो ये भाजपा की कृपा से मंत्री बने, तो सीधे सीधी भाजपा से उनकी सांठगांठ और जो भी बातचीत या जो भी डील हुई थी वो स्पष्ट है। अब मेरे आगे के लिए ये कहना है, चूंकि मुझे ऐसी आशंका है कि रामनिवास रावत जी को दल बदल कानून की कार्रवाई से बचाने के लिए हो सकता है बैक डेट में उनका इस्तीफा मंजूर किया जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये नियम संगत कार्य नहीं होगा। अब जो भी कार्रवाई हो भविष्य में रामनिवास जी के ऊपर, वो दल बदल कानून के तहत होनी चाहिए, ना कि उनके इस्तीफे को मंजूर करके। यह मेरी मांग भी है और मैं ऐसी आशा करता हूं हमारे विधानसभा के अध्यक्ष। छोटी सी कहानी है, उसे बयां कर देते हैं। रामनिवास रावत चंबल संभाग के एक बड़ा नाम, ओबीसी वर्ग से आते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, माधवराव सिंधिया के करीबी रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी रहे हैं। उसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए तो वो बीजेपी में नहीं गए, वो कांग्रेस में बने रहे, इस उम्मीद के साथ कि चंबल संभाग का बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए तो रामनिवास रावत को लगा कि वो बड़ा चेहरा बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। प्रदेश अध्यक्ष की बात कमलनाथ से हुई थी, लेकिन उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया बाकी नए लड़कों के साथ। उसके बाद वो नाराज हुए। फिर जब विधानसभा चुनाव हुए तो उम्मीद आई कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जीतू पटवारी को बना दिया गया। वो कई बार के विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। और इस बीच लोकसभा के चुनाव आए। लोकसभा में मुरैना की लोकसभा सीट बीजेपी की डगमगा रही थी और यह मौका मिला रामनिवास रावत को। नरेंद्र सिंह तोमर ने उनसे बात की, वो बीजेपी में आ गए। वादा एक ही था कि मंत्री पद मिलेगा क्या, और यह तय हुआ कि मंत्री पद मिल जाएगा। और अंततः देखिए, खेल देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार तो हुआ लेकिन एक ही पद का हुआ, एक ही व्यक्ति का हुआ, एक ही चेहरे का हुआ और रामनिवास रावत मंत्री बन गए। विस्तार से चर्चा करेंगे अब मंत्री बनने के पीछे की कहानी। लेकिन सुरेश शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक आम, मतलब कई सारे बीमार हैं, एक अनार है, कई सारे बीमार हैं और बहुत सारे नाम हैं। जयंत मलैया हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, जबलपुर से अजय विश्नोई हैं, रमेश मेंदोला हैं, गोपाल भार्गव हैं। मतलब बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो इंतजार कर रही थी कि कभी ना कभी तो मौका मिलेगा, लेकिन मौका किसी और को मिल गया। मतलब अपनों पर सितम और गैरों पर करम। किस तौर पर देखे इस मंत्रिमंडल विस्तार को? राजनीति में बड़ा तेजी से एक विशेष बदलाव आ रहा है। न विचारधारा बची है और न ही दलीय प्रतिबद्धता। ये तेजी से गिरावट आई है। भाजपा एक विचारधारा वाली पार्टी है, एक अनुशासित पार्टी है,
लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके की गिरावट और जितनी तेजी से गिरावट बीजेपी में आ रही है कि अन्य दलों के गैर विचारधारा के लोगों को लाना, उन्हें प्रोत्साहित करना, रात में लेके आते हैं, सुबह राज्यसभा भेज देते हैं, लोकसभा चुनाव हार रहे होते हैं, दुर्गति जैसी स्थिति होती है तो मंत्री बनाने का वादा करके ले आते हैं। तो ये जो मैनिपुलेशन की पॉलिटिक्स है, ये मैनिपुलेशन की पॉलिटिक्स जो है, ये भाजपा को बहुत तेजी से नीचे की ओर ले जा रही है जी। इसमें एक और बड़ी बात यह है कि भाजपा के कई नाम ऐसे हैं, हालांकि एक नाम आपने अतिरिक्त ले दिया कमल पटेल का, क्योंकि वो आजकल विधायक नहीं है, तो इन सारे नामों को जिनका आपने उल्लेख किया है, ये अपमानजनक स्थिति से अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अब गोपाल भार्गव जी को देख लीजिए, वो कई बार तो कथा ही बांचने की तैयारी कर रहे हैं। आप जयंत मलैया जी के मौन को समझ लीजिए, आप भूपेंद्र सिंह जी की जो परिस्थितियां हैं कि आपने एक दल पुराने जो है कांग्रेसी को ले आए और मालूम चला कि आपने पूरे बुंदेलखंड के उन लोगों को घर बैठा दिया गया जो भाजपा के हुआ करते थे, जिनके नाम पर भाजपा चलती थी, और आज गोविंद सिंह को मंत्री बनाए हुए हैं। अब आप भाजपा गोविंद सिंह के आधार पर बुंदेलखंड में भाजपा चलाना चाहेगी तो वो कैसे चलेगी? तो आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम आएंगे। आज का जो घटनाक्रम है वो तो निश्चित रूप से चौंकाने वाला है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति को भी 7 मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते तो बात दबी रह जाती। आज ये बात दबी नहीं रह सकती। एक दल बदलू को केवल आप राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए या एक सीट बढ़ाने के लिए आप लेकर के आए और आपने उन्हें मंत्रिमंडल में ले लिया और अपने किसी भी साथी को उनके साथ नहीं लिया। ये आप सत्ता का जो प्रभुत्व है, या ये कह सकते हैं कि सत्ता संचालन करने वाले या संगठन संचालन करने वालों की दंभ है कि आपने एक व्यक्ति को बना दिया, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो ये जो परिस्थिति है कार्यकर्ता को जिस प्रकार निराश करे हुए थी, आपके कार्यक्रम में मैंने कई बार ये बात बोली है। आप कल्पना करिए, जब भाजपा का कार्यकर्ता निराश होता है तो अपने हीरो प्रधानमंत्री को भी पिछले चुनाव की तुलना में 62,000 वोट कम मिलते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि आप भाजपा के कार्यकर्ता को इतना निराश करना क्यों चाह रहे हैं, कि क्या रणनीति है। ये तो संघ और भाजपा के बड़े नेता लोग समझे, लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि रामनिवास रावत जी का मंत्री बनाना, ठीक है आपकी डील हुई होगी, आपने जो है मुरैना जीतने के लिए इतना एक बड़ा समझौता किया होगा, लेकिन इस समझौते को इस प्रकार से टंके की चोट पर एग्जीक्यूट आप करा रहे हो, इससे कार्यकर्ताओं में घोर निराशा हुई है। और जो बड़े नेता हैं, अजय बिश्नोई जी जिनका आपने नाम लिया है, भूपेंद्र सिंह जी जिनका आपने नाम लिया है, गोपाल भार्गव जी का मैं भी अपनी तरफ से नाम ले रहा हूं, ये लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में आपको ये महसूस हो जाएगा। और आज मैं एक बात आपको कह सकता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन जो है वहां गए, उनका रात्रि विश्राम जो है नागपुर में है, और नागपुर के बाद वो कल सुबह आएंगे। तो रात्रि विश्राम में क्या होगा, ये हमें निश्चित रूप से खबर के रूप में प्रतीक्षा करना चाहिए। खबर के रूप में प्रतीक्षा करनी चाहिए। और ये बड़ी मतलब सुरेश शर्मा जी आप बड़ा संकेत दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री ये नागपुर आज रात्रि विश्राम करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे नागपुर संकेत दे रहा है। और वो संकेत मध्य प्रदेश में ही नहीं दे रहा, वो संकेत पूरे देश में दे रहा है, और पूरा देश उन संकेतों को देख रहा है, समझ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ब्रजमोहन अग्रवाल अपने पद से इस्तीफा देकर दिल्ली चले गए, सांसद बन गए, और वहां जो सबसे पहले मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए था, क्योंकि 2 पद खाली हैं, जरा सा छत्तीसगढ़ छोटा सा प्रदेश है और 11 मंत्री बनते हैं, 2 पद वहां पर खाली बने हुए हैं, वहां मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। जबकि मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली दौड़ कर रहे हैं कि साहब मंत्रिमंडल विस्तार होना है, मंत्रिमंडल विस्तार होना है। मुख्यमंत्री के पास पहले से कई सारे विभाग हैं, स्कूली शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग जो ब्रजमोहन के पास था वो चला गया है, वहां मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया। लेकिन देखिए यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। और जो आपने बड़ी बात करी वो बड़ा संकेत था कि एक दल बदल कर आए हुए नेता के लिए मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का कौन सा संकेत है, तब जबकि भारतीय जनता पार्टी के कई अनुशासित नेता कुछ भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक है, आपने मंत्रिमंडल तय कर दिया, ठीक है, लेकिन बावजूद के आपने मर्जी हुई तो प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और उदय प्रताप को मंत्री बना दिया, लेकिन दिल्ली से आई हुई रीति पाठक को आपने मंत्री नहीं बनाया। वो वहां पर बैठी हुई है शांत शालीनता के साथ। ये एक संकेत क्या है? भूपेंद्र सिंह को आपने हटा दिया, आपने जयंत मलैया को नहीं बनाया। बहुत सारे चेहरे हैं, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, सामान्य वर्ग के हो, लेकिन आपने नहीं बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं घट रहा है, चर्चा चल रही है, और ये जो घटते घटते कहीं कोई बड़ा ना घट जाए, इस बात को दिल्ली को समझना होगा, क्योंकि दिल्ली फिलहाल उलझी हुई अपने मामले में। सरमन नगेले हमारे साथ मौजूद हैं। सरमन नगेले साहब, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता निराश हैं। एक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी निराश हैं, इसलिए निराश हैं
क्योंकि जो बीजेपी गए वो कुछ ना कुछ पा रहे हैं, या तो अपने धंधे पानी में, या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है जो होनी चाहिए थी। जैसे इंदौर में लोकसभा के प्रत्याशी अचानक से गायब हो गए, बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय उनको ले उड़े, या फिर मंत्री तक बन जा रहे हैं। निराशा वहां भी है, निराशा का भाव वहां भी है और निराशा का भाव यहां भी है। क्या आने वाले समय में मध्य प्रदेश से कोई संकेत निकल कर आ पाएगा? देखिए माननीय मनोज जी, निराशा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, उनके नेताओं के बीच में रहना वाजिब है और वो बनी रहेगी जब तक 29 का विधानसभा चुनाव नहीं आएगा, उनका कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा, तब तक निराशा का भाव बना रहेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होना, लगातार भगदड़ होना, कांग्रेस छिन्न भिन्न होना, एक तरह से पूरा जो एक बहुत तेजी के साथ में कार्यकर्ता, यानी कि पार्टी अध्यक्ष तक का चला था मामला, कमलनाथ जी का, सुरेश पचौरी जी शामिल हो गए, रामनिवास रावत जी शामिल हो गए, तो कांग्रेस पार्टी में निराशा का भाव तो था और रहेगा भी। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव होगा, मेरे को इसमें बहुत ज्यादा कुछ सच्चाई और संकेत नहीं मिलते। यदि निराशा का भाव होता तो 163 से ऊपर कांग्रेस बीजेपी मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ, इतना प्रचंड बहुमत कभी नहीं मिला, नहीं आती। एक दूसरा, 29 की 29 लोकसभा सीट जो है ना बीजेपी ने जीती है, छिंदवाड़ा को भी जीत लिया है और अभी अमरवाड़ा को चुनाव हो रहा है, वो भी संभवतः जीत जाएंगे। तो जो मध्य प्रदेश का मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी को मतदान कर रहा है। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी का जो संगठन है, संघ है यहाँ का, ये मध्य प्रदेश पूरे देश की बीजेपी की और संघ की प्रयोगशाला है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं और मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी के कार्यकर्ता में कोई निराशा होगी। जो मैंने आपको एस्टेब्लिश कर दिया, निराशा होती तो ये दिखता। तीसरा, जो रामनिवास रावत जी का जो आज जो कैबिनेट में शामिल किया गया है, ये मैं समझता हूं कि ये प्रत्याशित था, अप्रत्याशित घटना नहीं है। क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय बीडी शर्मा जी कोशिश कर रहे थे कि पूरे देश में एक एक सीट हमारी किसी न किसी रूप में बची रहे, क्योंकि ये संकेत इंटरनल आ चुके थे और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के माध्यम से और कुछ जो बहुत ही गंभीर किस्म के जो एग्जिट पोल करने वाले लोग थे, जो मतलब प्रत्यक्ष में सामने नहीं आते लेकिन एग्जिट पोल करते हैं, वो अपने एकेडमिक सेक्टर के लिए और सबमिट करते हैं रिपोर्ट। उन एग्जिट पोल का हवाला लगातार योगेंद्र यादव बार बार करते रहे, बताते रहे और लगभग 99% वही साबित हुआ है। और एग्जिट पोल जो योगेंद्र यादव ने 3 संस्थाओं की जानकारी दी थी, वो सही साबित हुए। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की कोशिश थी कि एक एक सीट हम कैसे बचा सके। तो उसी संदर्भ में जो है ना, ये मुरैना का जो डील हुआ है, और डील सिर्फ इसलिए हुआ कि हमारी एक मुरैना सीट लूज कर रहे हैं, लूज ना हो जाए, वो हमारे हाथ से ना निकल जाए, इसलिए रामनिवास रावत जी को पार्टी में ले गए। हालांकि उन्होंने अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, ये मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेते वो तो मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग एक पूरा का पूरा डेलीगेशन के साथ में शिकायत कर देते हैं कि ये उन्होंने जो सदस्यता फॉर्म है ये है, ये सारी जानकारी है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। अरे अब देखिए नगरे साहब, सदस्यता लें नहीं लें फर्क क्या पड़ता है? बीजेपी की सरकार में मंत्री पद की शपथ ले ली, राज्यपाल के सामने ले ली, मुख्यमंत्री मौजूद है जी, अब बचा क्या? नहीं, ये आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जो विधानसभा की जो प्रोसीजर है, उसका मैंने प्रोसीजर आपको जो प्रोसीजर चीज है वो मैंने आपको बता दी कि वो ठीक है। जब तक आपको एविडेंस के साथ में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष ये सारी चीजें सबमिट नहीं करेंगे, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि उन्होंने त्यागपत्र दिया नहीं दिया, स्पीकर साहब कम निर्णय लिए, उनका निर्णय सर्वोच्च होता है। अब देखिए, जो रामनिवास रावत को शामिल करने के बाद जो बाकी जो मध्य प्रदेश बीजेपी के जो आस लगाए बैठे हुए नेता थे, वो मेरा ऐसा मानना है, मैंने कई चैनलों पे कहा, आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः कह रहा हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब इसके पहले जो उनकी सत्ता थी, तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक में अपने मंत्रियों से कहा था कि भाई मेरे ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें, राज्यों में क्षेत्रों में अपने रीजनल लीडर्स को उनको तैयार करें, उनको नई लीडरशिप उभारने का काम करें।
नहीं, मैं वो कब वो तक तो आपके साथ पूरे में देश का लिए उन्होंने संकेत दिया था, लेकिन थोड़ा सा संकेत अपनी जो लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए भी दे देते, क्योंकि वो खुद ही देख रहे थे, उनके बहुत करीबी लोग हैं, वो खुद देख रहे थे, फिर उनका मत प्रतिशत नीचे कैसे आ गया। और मुझे लगता है अगर वाकई राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव में खड़ी हो जाती तो शायद मुझे लगता है कि बड़ा संकट हो जाता। सुरेश शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेश शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होना है, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी तय होना, क्योंकि संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। क्या माने कि जो घट रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय बीजेपी में हो या प्रादेशिक बीजेपी में हो, संघ इसे बहुत करीब से देख रहा है, और जो देख रहा है अब संघ उस तरीके से नियुक्तियां नहीं होने देगा कि वो पपेट की तरह, रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल हो। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक अच्छा बड़ा संकेत भी निकल कर आएगा, और प्रदेश अध्यक्ष जो होगा वो भी कम से कम जो कह दिया, जो मजबूरी ने तय कर दिया वो, क्योंकि इससे पहले के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो इस तरह नहीं होते थे, वो कम से कम अपनी बात पे अड़ते थे कि भाई ये गलत है, ये सुचिता के लिए गलत है, ये चाल चरित्र चेहरे के लिए गलत है, इसका संकेत गलत जाएगा। और अगर हम लोग यही करते रहे तो फिर दूसरी राजनीतिक पार्टियों में जिनके ऊपर हम आरोप लगाते हैं उसमें और हम में अंतर क्या है? सुरेश जी। देखिए, संघ को पहले से ही सब चीजें मालूम रहती हैं, क्योंकि वहां कहीं कहीं से या प्रादेशिक स्तर पर इनसे चर्चाएं होती हैं। इसलिए रामनिवास रावत जी को भी मंत्री बनाने की चर्चा निश्चित रूप से वहां हुई होगी, और इसलिए रामनिवास रावत जी के मंत्री बनने पर कार्यकर्ताओं में जो भाव जा रहा है वो एक अलग है। लेकिन मैंने ये कहा है कि यदि इनके साथ एक मंत्री और बना देते जो भाजपा का सीनियर लीडर हो, तो ये बात इस एंगल से देखी नहीं जाती जिस एंगल से हमने देखा है। जहां तक भाजपा के कार्यकर्ता की निराशा का, नगेले जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, निराशा का। मैंने निराशा नहीं, मैंने नाराजगी कहा है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता में नाराजगी है, निराशा नहीं है। नाराजगी के कारण ही मोदी के वोट कम हुए हैं। बहुत स्पष्ट आपको जानकारी दे दूं मनोज जी कि नरेंद्र मोदी साहब ने 4 मुख्यमंत्री बदले थे, उनमें से 2 राज्य ऐसे थे, राजस्थान जहां भाजपा काफी सीटें हार गई, हरियाणा में आधी रह गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ केवल इसलिए बचे हैं क्योंकि यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे, नारायण प्रसाद गुप्ता और प्यारेलाल खंडेलवाल के द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ गोविंद सारंग के द्वारा गढ़ा हुआ है। यानी ठाकरे जी के देख रेख में तीनों संगठन मंत्रियों ने ये राज्य गढ़ा था, इसलिए यहाँ चुनाव जीते हैं। मुख्यमंत्रियों के पुरुषार्थ का मामला अब उपचुनाव से शुरू होगा। राजस्थान में तो सबको मालूम, छत्तीसगढ़ में जब भी कोई चुनाव आएगा तब मालूम चलेगा कि वर्तमान मुख्यमंत्रियों के पुरुषार्थ और जनता में स्वीकार्यता की बात आएगी। यदि मान लो हम भाजपा ये जीतती है अमरवाड़ा, मोहन यादव जी की जीत मानी जाएगी। 29 लोकसभा सीटों में मोहन यादव जी की जीत नहीं मान सकते, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और संगठन की शक्तियों के नाम, क्योंकि मोहन यादव जी इस समय तक प्रेजेंट नहीं हुए थे। पहला इनने उपचुनाव लड़ रहे हैं, इसके बाद से हम समीक्षा करेंगे कि उनने संगठन के रूप में जो काम कर रहे हैं, यानी सरकार के संचालन के रूप में जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसका जनता के रूप में स्वीकार्यता आती है या नहीं आती है, ये एक बड़ा स्पष्ट है। रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामों की काफी नीचे तक युवाओं के नाम आना चालू हो गए हैं, और उसके अंदर संघ की सहमति अभी तक किसी नाम पर नहीं बनी है, इसलिए ये सारा मामला पेंडिंग है। शिवराज जी को बनने की संभावना थी, क्योंकि उन्हें कृषि मंत्री बना करके और एक बड़ा दायित्व दिया है। उनने जिस तेजी से, क्योंकि मध्य प्रदेश ने तो ये तय कर लिया था कि शिवराज जी का मतलब खत्म, राजनीति खत्म होगी, लेकिन दिल्ली में तो वो तेजी से उभर करके आ गए, और मध्य प्रदेश में जितने लोगों का कद है उससे बड़ा कद उनका हो गया, क्योंकि उनको मोदी जी भी महत्व देते हैं, संघ भी महत्व देता है, संगठन भी महत्व देता है, उन्हें झारखंड जैसे राज्य की जिम्मेदारी दी गई है। ये राजनीतिक फैक्ट्स है, सत्य है। कहने का ठीक है, हम कह नहीं पाते हैं, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, लेकिन स्पष्ट यदि माना जाएगा तो यही है। जहां तक मध्य प्रदेश में भाजपा का प्रश्न है, आने वाले समय के संदर्भ में जैसा आपने अध्यक्ष का संकेत दिया, तो मुझे 2 बातें लग रही है। या तो बीडी शर्मा जी जैसे महामंत्री बन करके दिल्ली चले गए, या जैसे अभी ताजा मेरे को आज ही सुनने में आया कि वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम उनका आ गया, और मौर्य का भी नाम आ गया उत्तर प्रदेश वालों का, और इस तरह से बंसल जी का भी नाम आ गया। तो ये जो नाम आए हैं, यदि मान लो इनको आगे बढ़ाने की बात आ जाती है, बात अलग हो जाएगी। अन्यथा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कंटिन्यू रहने जैसी स्थिति भी बीडी शर्मा जी की बन सकती है। तो ये मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत स्पष्ट संदेश प्राप्त हुआ है। स्पष्ट संदेश प्राप्त हुआ है। नगेले साहब, कांग्रेस की चर्चा क्या है? कांग्रेस, तो आपको लगता है कि कांग्रेस में जिस तरीके से कुछ लोग जीतू पटवारी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, कुछ लोग उमंग सिंगार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं,
कमलनाथ ने अपने आप को एकदम अलग कर लिया, वो कांग्रेस के नाथ नहीं रह गए हैं। वहीं जो सेकंड लीडरशिप है, तमाम जितनी भी लीडरशिप है, वो उसमें वो जोश, वो उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। सब अपने अपने रास्ते चल रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि नाराजगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भले ही है, लेकिन क्या आने वाले समय में आपको लगता है कि इन चेहरों के जरिए कांग्रेस अपने आप को खड़ा कर पाए? देखिए माननीय मनोज जी, अभी विधानसभा चुनाव होने में काफी चार साल का वक्त है, और 4 साल का बहुत बड़ा वक्त होता है। और कई मर्तबा ऐसा देखा गया है कि फील्ड में 2-3 साल काम किसी और ने किया है और चुनाव के वक्त पार्टी अध्यक्ष कोई और बन गया है। तो इसकी संभावना पूरी बनी हुई है कि अभी ये पूरा अपना जमावट करेंगे, मेहनत करेंगे। यंग है, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, विधायक भी रहे, और उनके पास एक टीम भी है। और जब चुनाव आएगा उसके 1 आध साल पहले कोई दूसरा पार्टी अध्यक्ष आपको देखने में आएगा, उसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। ये मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूँ कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि 4 साल तक पार्टी अध्यक्ष बनाना, और यदि तब तक राहुल गांधी जी और ज्यादा पार्टी पर अपने कब्जा जमाने की स्थिति में बन जाते, जैसा कि अभी तो पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी हैं, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जीतू पटवारी जी को कंटिन्यू करेंगे। और ये बाकी लोगों के बीच में जो क्या चल रहा है, कौन नाराज हो रहा है, देखिए ये तो अब कांग्रेस की ये नियति बन गई है कि वो नाराजगी से कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता। यदि नाराजगी से फर्क पड़ता होता तो जीतू पटवारी को क्यों बनाते हैं? वो तो विधानसभा का चुनाव हार गए थे, किसी अच्छे व्यक्ति को बनाते। तो अब इसमें कोई बहुत ज्यादा, अब एक बात अलग है कि अभी जो पृथ्वीराज चौहान और बाकी लोगों की कमेटी आई है, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उनकी रिपोर्ट्स देगी, तो अब कांग्रेस को जमीनी स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अपना संगठन खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी संगठन बहुत लचर है, कमजोर है। सुरेश जी, कांग्रेस के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या 2028 के चुनाव में कांग्रेस कुछ उपस्थिति दे पाएगी? नहीं, जब तक संगठन स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पहले छत्रपों की राजनीति करती थी। छत्रप लगभग खत्म हो गए। पूरे प्रदेश में नजर डालिए, कोई भी ऐसा नेता दिखाई नहीं देता जो अपने क्षेत्र में भी प्रभाव डालता हो। 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो ग्वालियर अंचल पूरा खाली पड़ा है। कमलनाथ जी के बाद महाकौशल और ये पूरा हो गया है। विंध्य में राहुल भैया एक बार चुनाव हार करके उनकी जो वातावरण था वो उतना प्रभावशाली नहीं, लेकिन फिर भी वो प्रभावशाली है। तो ये है। इंदौर मालवा पूरा का पूरा साफ है। अरुण यादव जी की स्थिति ठीक नहीं है, और दिग्विजय सिंह जी के बेटे जो हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस के बारे में एक प्रकार का रोड मैप दिखाई देता है। लेकिन कांग्रेस को ऑर्गेनाइज कौन करे, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तो सबसे कमजोर है। राहुल गांधी जिस गुब्बारे पर बैठ करके अपने आप को वो हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 3 चुनाव के बाद वो 99 पहुंचे हैं। इसलिए वो केवल एक बात को लेकर के गुब्बारा पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसमें बार बार गलतियां कर रहे हैं। तो इसलिए उनका कोई बहुत ज्यादा मतलब पूरे देश को वो संभाल लेंगे, और वो अपने आप को नहीं संभाल पाते, देश को क्या संभालेंगे? तो ऐसी स्थिति में संगठन जो कांग्रेस का है, या तो छत्रप तैयार करें या संगठन तैयार करें। तो इस दुविधा में चल रहे हैं। अब इन्होंने 7 कमेटियां बनाई, हम संगठन स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। अब यदि भाजपा जैसा संगठन तैयार कर लेंगे या भाजपा की कार्यकर्ता के मोबिलाइजेशन के जैसी स्थिति बन जाएगी, तो कांग्रेस निश्चित रूप से भाजपा जैसी ना बने, 20-25% भी बन जाए। क्योंकि भीड़ वोट देती है तो कांग्रेस को देती है, विकल्प वोट देता है तो कांग्रेस को वोट देता है। लेकिन यदि उसको कार्यकर्ता निकालने वाला भी यदि 10% मिल जाएगा, वो वोट की संख्या बढ़ जाएगी और बीजेपी को टक्कर दे दी जाएगी। बिल्कुल, बीजेपी को जनता कुछ मुद्दों पर बीजेपी को जनता वोट देती है। कार्यकर्ता की नाराजगी के बाद भी बीजेपी को वोट देती है। इसलिए वो एक अलग विषय है। अब राष्ट्रवाद को और जो गैर राष्ट्रवाद की बात हो रही है, इन सबको मिला करके जो है मैं संकेत दे रहा हूँ। तो इसलिए कांग्रेस को अपने आप को यदि 10% कार्यकर्ता का मोबिलाइजेशन मतदाता का कराने जैसी स्थिति बन जाएगी, तब भी काफी पावरफुल हो सकती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस इसकी दिशा में आगे बढ़ भी रही है। और मुझे लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय बाद एक उथल पुथल हुई है, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर संक्रमण काल जैसी स्थिति दिखाई देगी, क्योंकि नाराज लोगों की संख्या ज्यादा होगी। और इसके अलावा अलग अलग गुट, दूसरी पार्टी से आए हुए नेता, पुरानी पार्टी के लोग, संघ और संगठन के बीच मंथन, चिंतन, ये तमाम सारी चीजें होंगी। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक चुनौती है सरकार के लिए भी, संगठन के लिए भी। वहां कैसे निपटती है, सामंजस्य किस तरीके से बैठा सकती है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया सुरेश शर्मा जी आपका, शुक्रिया सरमन नगले साहब आपका। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।